हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी। ये जो पेपर आप देख रहे हो ये 2019 का पेपर है। कब का है? 2019 का पेपर है और दिसंबर का पेपर है। ठीक है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम कराया था सीटेट ने, ये दिसंबर माह का है और जो सेट है वो ए है। ठीक, इसमें जितने भी सब्जेक्ट पूछे गए हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे बारीकी से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और विद आंसर सहित हम पूरी बुकलेट के लिए देख लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, आपको मेरे चैनल पर CTET की मैंने जो प्ले बना दी है, CTET की जो प्ले मैंने आपके लिए बना दी है, इसमें 10 ईयर के यानी 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाले जा रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले 10 साल तक के सभी पेपर को अवश्य देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोर्शन जो है आपका ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसको देखेंगे। ये देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था 2019 यानी दिसंबर वाले पेपर में। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है इसमें जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरा अवस्था। तो एक आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा वाला यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल राइट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा अर्जन एवं विकास के लिए संवेदनशील अवधि मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम आपके लिए जूम कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से। अब ये इंग्लिश का पोर्शन नहीं देखेगा, हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग, देखो कोलबर्ग से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोलबर्ग को आप अच्छे से तैयार कर लो, के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है सुषुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है उद्योग बनाव अधीनता अवस्था। देखो, जो लॉरेंस कोलबर्ग है इसके अनुसार प्रसूति अवस्था ये कुछ नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं है, ये जीन प्याजे की है, उद्योग बनाव अधीनता अवस्था ये भी नहीं है, लेकिन जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है ये लॉरेंस कोलबर्ग की अवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? देखो, लड़कियों की जो तुलना में लड़कों पर वो अधिक ध्यान दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है जेंडर पक्षपात, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? अब देखो, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व नहीं देना है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना बिल्कुल नहीं है। जेंडर पृथक यानी अलग अलग खेल समूह नहीं बनाना है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, अलग अलग जेंडर वाइज बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करना है, हमें परिचर्चा करना है। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? अब देखो, 4 साइकोलॉजिस्ट आपके सामने हैं। चारों साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं? पहला है JB वाटसन, ठीक है, दूसरा है वाइगोटस्की, तीसरा है जीन प्याजे और चौथा है लॉरेंस कोलबर्ग। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझो। देखो, JB वाटसन का कहीं से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है सीटेट के सिलेबस में। ठीक है, अब देखो लॉरेंस कोलबर्ग, इसके अनुसार ये भी चौथा वाला ऑप्शन भी बेकार है। अब कन्फ्यूजन आपको 2 में होगा, लेब वाइगोटस्की या जीन प्याजे। अब देखो यही वजह कह रहा है
सामाजिक और सांस्कृतिक विषय। देखो सामाजिक और सांस्कृतिक की जहाँ पे भी चर्चा करें तो आराम से आप वायगोत्स्की के साथ जाएंगे, तो इसमें वायगोत्स्की यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपसे पूछा गया था इसमें पेपर में, कह रहा है जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? क्या ये व्यक्तिगत वार्ता है, या जोर से बोलना है, या पहाड़ ढांचा, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता? अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। हर बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, किसी ना किसी रूप में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर आप तुरंत बता दोगे। जिगसा पहेली को करते समय 5 साल की नजमा स्वयं से कहती है, यानी खुद से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह नीला नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो वायगोत्स्की इस प्रकार की जो वार्ता होती है ना, किसके अनुसार? वायगोत्स्की के अनुसार। तो ये प्राइवेट स्पीच होती है, यानी व्यक्तिगत वार्ता होती है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बच्चों को संकेत देना, यहाँ पे ध्यान से समझना, बच्चों को संकेत देना है तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। आवश्यकता पड़ने पर क्या करना है? सहयोग भी प्रदान करना है। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का है? बिल्कुल नहीं है। अनुबंधन का है? बिल्कुल नहीं है। मॉडलिंग का है? बिल्कुल नहीं है। जबकि क्या है? पाड़ एवं ढांचा, ये है पाड़ एवं ढांचा, वायगोत्स्की से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? अब देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की चारों स्टेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद करना है। तो देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी बताता है। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निर्गरात्मक तर्क सादात्मक विचार। बी ऑप्शन है सदक्षण कक्षा समावेशन। और थर्ड ऑप्शन है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। और चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणता, यानी रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहा है ये। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो मूर्त की बात कर रहा है, तो मूर्त के अनुसार हमारा हो जाएगा संरक्षण यानी कक्षा समावेशन। हम दूसरे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये जीन पियाजे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने जीन पियाजे को डिटेल से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्लियर कर दोगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? अब जाहिर सी बात है, जीन पियाजे की अगर संरचना को आपने डिटेल से पढ़ा है तो स्कीमा क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। स्कीमा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर मान लो आप किसी बच्चे का आकलन करते हो तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है आकलन करने का वो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन देखो, विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना ये तो भाई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। तो हम इसके साथ जा सकते हैं, ये काफ़ी हद तक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर जी नहीं, प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित नहीं करना है। चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो जी नहीं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। पहला वाला भी रॉन्ग है। हम दूसरे वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बहुबुद्धि से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। देखो बुद्धि के बारे में कौन सा सही है, एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो जो बुद्धि वाला टॉपिक है इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो ऐसा तो किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा है, यानी ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। बुद्धि एकात्मक कारक है, एक एकांकी विशेषांक है, एकात्मक कारक की बात कर रहा है, गलत है। बुद्धि बहुआयामी है, जटिल युक्ताओं का एक समूह है, तो यही वाला जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बुद्धि है बुद्धि बहुआयामी होती है, ठीक, तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चौथे ऑप्शन के साथ हम इसमें चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रूई ही हमेशा समस्या के एकाधिक, यानी एकाधिक का मतलब है एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक यानी एक तरह से नहीं बल्कि एक से अधिक विभिन्न तरीकों से समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अब देखो यहाँ पे देखो विविध जब सोच की बात आए, ठीक है, किसकी सोच आए, विविध प्रकार से। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं मान लो कोई भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे 2 + 2 - 3, ठीक है, तो वो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकता है, यहाँ पे -3। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप क्या करोगे, आप इसे पहले आप 4 लिख दो, 4 में से 3 घटा दो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक, और भी 1-2 तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के विभिन्न तरीके हों, ठीक है, कई तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके, तो वहाँ पे आता है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी सृजनात्मक विचारक, ठीक है। अगर यहाँ पे होता आपका अपसारी तो हो जाता अपसारी चिंतन, ठीक है। अब यहाँ पे है सृजनात्मक विचारक, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? जी नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए? बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यानी चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित है। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। तो ये तो वाला होगा नहीं, तैयार नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी तैयार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। थर्ड के साथ हम जा सकते हैं क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हतोत्साहित दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो देखो कह रहा है पठन, आपसे क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन कह रहा है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। क्या वो न्यून अवधान विकार है? जी नहीं। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभावता? जी नहीं। देखो पठन वैफल्य की बात कर रहा है जी, तो कह रहा है धारा प्रवाह की अक्षमता, तो इस वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। एक ही गति विषयक कार्यों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। तो 15 में हम तीसरे वाले विकल्प के साथ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है, तो इसे भी आप मिस नहीं करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है,
व्यवहारवादी सिद्धांत, पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिव्यक्ति। तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और चौथा है मुख्यतः व्यवसायी शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। अब देखो यहाँ पे किसके साथ आप जाओगे, तो मेरे हिसाब से देखिए राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है। अधिगम को याद कैसे कर सकते हो, प्रबलन पर केंद्रित है। क्या प्रबलन पर केंद्रित है? जी नहीं। अनुबंधन द्वारा अर्जित है? ऐसा भी नहीं है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी अपबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, केंद्रित है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिकाओं को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए? जी नहीं। बच्चों को दंडित करना, बिल्कुल दंडित नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा? जी नहीं, या बार बार आपको याद नहीं कराना। फिर तो 3 ऑप्शन कट गए, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही सही है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। अब यहाँ पे देखो छात्र केंद्रित की बात कर रहा है। जब छात्र केंद्रित की बात कर रहा है तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं हो सकते हो आप, ये तो रॉन्ग है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तीसरा देखिए यंत्रवत याद करना, याद नहीं करना। बच्चों के योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामित करना, तो ये देखो लेबलिंग नहीं करनी है। वर्गीकरण करना, लेबलिंग नहीं करनी है। तो क्या हो गया इसका, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। चलिए अगला क्वेश्चन। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से हैं, ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, तो एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सन्निहित है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखो स्मरण, मैंने कहा आपको लेबलिंग नहीं, स्मरण करना है। ठीक है, रिकॉल करना, यानी अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। तो देखो क्या 21 में ये पहला वाला सही है, बिल्कुल नहीं है। यंत्रवत याद करने की बात हो गई, जी नहीं, याद तो नहीं कराना है ना अधिगम को। और अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, नहीं। अधिगम सक्रिय, क्या है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। देखो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका, अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावकारी तरीका है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, जी बिल्कुल नहीं। यह अवधारणाओं को समझने में अभाव पैदा करता है। उदाहरण और गैर उदाहरण दोगे तो क्या अभाव हो गई जानकारी की, जी नहीं। यह अवधारणा समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित है, ये वाला भी नहीं है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये CTET की ऑफिशियल साइट से लिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको पेपर सलूशन करा दे रहा हूँ। बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी अवप्रेरणा कम होती है,
पहला ऑप्शन देखिए, बाहरी प्रेरणा कम होती है, ऐसा तो नहीं है। आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, ऐसा भी नहीं है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऐसा भी नहीं है। बच्चों में अधिगम जो है ना, वो बच्चों की स्वाभाविक और अभिरुचि व जिज्ञासा कम होती है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा जो है वो कम होगी। अगर आप दंड का प्रयोग करोगे और लगातार पुरस्कार दोगे तो। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? क्या शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत व समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन? तो देखो, आपको बिल्कुल इसका क्लियर आंसर बताना है। शारीरिक दंड की बात नहीं करना है, निरंतर तुलना यानी तुलना नहीं करनी है। जब तुलना नहीं करनी है तो सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सेकंड और थर्ड है आपका बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? जो शिक्षक है वो बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर या प्रत्योगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा या अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। देखो, व्याख्यान देकर तो ऐसा नहीं है, व्याख्यान नहीं देना है, लेक्चर, ठीक है। प्रत्योगात्मक यानी कम्पिटिटिव यानी कंपटीशन की बात नहीं करनी है। बार बार यांत्रिक अभ्यास, ठीक है, ये भी नहीं करना है। तो चौथा वाला ऑप्शन अपने आप ही सही है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। दूसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर व महत्व देकर। केवल वाला तो अपने आप ही गलत हो गया। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके व दंडित करके, तो ये भी आपका हो गया गलत। और पहला वाला भी ऑप्शन आपका लगभग समझो गलत है। छोटे छोटे कार्य के लिए आपको प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार नहीं देना है। तो हम जाएंगे सीधे चौथे वाले ऑप्शन की ओर। बच्चों को जो है वो सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन CTP के बचे हैं, वो भी आप देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होगा? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास जीवन पर्यंत होता है या विकास परिवर्त होता है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है? विकास सार्वभौमिक सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है तो आपका आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चौथे वाले पे ध्यान दो, विकास जीवन पर्यंत, ये तो सही है। विकास परिवर्तन होता है, ये भी सही है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी बात सही है। लेकिन विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी जो व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं उनका प्राथमिक कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पत्ती यानी कोड। बी ऑप्शन है इसमें जन्मजात विशेषताएं। और सी ऑप्शन है पर्यावरण प्रभाव। डी ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, डायरेक्ट देखो चौथा वाला ऑप्शन आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में ये 30वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी। तो देखो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, आपको पहले तो सबसे पहले प्राइमरी जानना है। प्राइमरी जान लोगे तब आप सेकेंडरी जान लोगे। ठीक है, तो देखो परिवार जो होता है वो प्राथमिक में आ जाता है। तो परिवार देखो कहाँ है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब देखो यहाँ पे है विद्यालय एवं मीडिया और चौथा ऑप्शन है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो तीसरे ऑप्शन के साथ जाओगे आप, ये द्वितीय ही है, सेकेंडरी है विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, तो देखो सीडीपी के जो है वो 30 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखते हैं हम आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइए। देखो ये मैथ आपसे पूछा गया था। मैथ भी बिल्कुल बेसिक मैथ है, ज़्यादा टफ मैथ नहीं होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं मैथ के वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। देखो 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम चले जाएंगे देखिए चौथे ऑप्शन की तरफ। आप इसे सॉल्व करना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आएगा 4 सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपको क्या है नेगेटिव फॉर्म वाला ही देखना है। देखो पहला जो है आपका, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? तो सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं नहीं होती। सभी विषम संख्याएं जो हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, यही वाला गलत है। देखो अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका ये भी सही है। करेक्ट आंसर है इसका जो नहीं है वो पहला वाला है। नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वह है, तो वह कौन सी संख्या है? ठीक है, तो वो है 25, 20, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ लेना और आराम से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आएगा 18 और 7। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। इसका आएगा 12 निकल के, कितना आएगा 12। चलिए 37वां क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? क्वेश्चन नंबर 37 कितने हैं? 10 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आप सॉल्व करोगे तो आपको बता दें इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 40 घंटे 15 मिनट। कितना आएगा? 40 घंटे 15 मिनट। थोड़ा जूम करते हैं, आपको दिखाई नहीं देता होगा ना, अब देगा। देखो 39वां
39वां क्वेश्चन है घटते क्रम में, लंबाइयाँ दी हैं, लंबाइयों को घटते क्रम में आपको बताना है। देखो कहीं पे mm में दिया है, कहीं में mm में है, तो कहीं सेंटीमीटर में है। ठीक, तो आपको घटते क्रम में पहचानना है कि घटते क्रम में क्या होगा। देखो सबसे घटते क्रम में तो सबसे ये चौथा वाला आएगा आपका, क्या आएगा, चौथा वाला। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की ओर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इसका 60 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 60 सेंटीमीटर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कक्षा सेकंड के यानी द्वितीय कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया। कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? इनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे? क्या आप इनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे? ये तो बिल्कुल सही है। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है? जी नहीं। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कक्षा है, कक्षा के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन होता है। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना, बी है अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करना, सी है विषय को सरल और रुचिकर बनाना, और डी ऑप्शन है संख्या की निरस्ता को समाप्त करना। तो देखो त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना, पहला तो बिल्कुल सही है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। और विषय को सरल और रुचिकर, यानी रुचिकर तो बनाना है लेकिन सरल नहीं बनाना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, तो इसमें हम जाएंगे तीसरे ऑप्शन के साथ, ए और बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसको आप समझो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका नेगेटिव फॉर्म में, तो आपको इसका जो आंसर है वो भी किस में देना है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में देना है। तो चौपड़ टाइलिंग तो है, सममिति भी है, प्रतिरोपण भी है, और अनुपातिक नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसको ध्यान से आप। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन संसाधनों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो देखो भाई, पैमाना पहला ऑप्शन है, ग्राफ पेपर दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है धागा, चौथा ऑप्शन है टाइल। तो देखो ग्राफ पेपर है, इसके लिए ग्राफ पेपर और टाइल्स, यानी हम जाएंगे बी और डी के साथ। बी और डी दूसरे वाले में सही है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्लियर दिखाई देता होगा। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित में उपलब्धि होने का कम होने का क्या कारण हो सकता है? क्या लिंग है? दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा है गणित का स्वरूप, चौथा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यह समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है।
1/4 है 1/3 से क्या है, छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी, यानी लघुत्तम समापवर्ती विधि का प्रयोग करके, या कागजों की पट्टियों द्वारा, या फिर डाइंग्स ब्लॉक्स का प्रयोग करके, या संख्या चार्ट का प्रयोग करके। तो देखो यहाँ पे कागज की पट्टियों का प्रयोग करके, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, समझो आप। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण नहीं करना, गणित संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, क्या ये हो सकता है, जी नहीं। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। और क्रियाकलापों को लिखना, इस संदर्भ में प्रश्न देना, ये भी आपका चौथा वाला बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ो। निम्नलिखित में से किस गणितीय संरचना यानी संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है। तो नहीं माना जाता है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विचित्र को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग से समझ सकते हैं। तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। चौथा है, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो एक ऑप्शन सही है, वही वाला ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जाती है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। पहला ऑप्शन है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। दूसरा है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, गणित पूर्णतया विषय परक है। चौथा है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। चौथे ऑप्शन की ओर हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। पहला है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बी ऑप्शन है इसमें। दूसरा है देखिए, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। सी ऑप्शन है, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। और चौथा ऑप्शन है, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपको इसका आंसर भी नेगेटिव फॉर्म में ही देना है। क्वेश्चन कह रहा है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है, क्या है, नहीं है। तो नहीं है, पहला वाला ऑप्शन है, गणित है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की जो प्रतिभा है वो स्वाभाविक होती है। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का जो अधिगम है वो परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें, विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को गणित के निष्पादन पर असर होता है। चौथा ऑप्शन है, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो देखो, पहला वाला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ऐसा नहीं है, ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन देखो, पहचानो, इसका आंसर क्या होगा।
निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीषा के पास कितनी पेंसिल हैं? तो आंसर इसमें दिए तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटाना, और वैकलित जमा और वैकलित घटाना। तो क्या हो रहा है इसमें, ये आपको बताना है। तो देखो, मेरे पास 6 हैं और मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक हैं, 2 अधिक हैं, और मेरी और मनीषा के बीच क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और मेरे से मनीषा के पास 2 अधिक हैं, यानी तुलनात्मक क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तुलनात्मक जमा पहला वाला। वैकलित जमा ये नहीं होगा और चौथा वाला भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं वाला ऑप्शन आपको देखना है। चलिए अब समझिए इसे। पहला ऑप्शन है इसमें, एक सेकंड रुकिए आप, अब समझो। देखो पहला जो ऑप्शन है इसमें एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है। बी ऑप्शन है वह योगात्मक प्रकृति का है। सी ऑप्शन है इसमें आधार की 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। चौथा है यह गुणात्मक प्रकृति का है, यह गुणात्मक प्रकृति का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला। क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 54 है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखो तीसरे ऑप्शन पे ध्यान से समझो, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 54 नंबर हो गया। 55 नंबर देखिए आप, थोड़ा सा जूम करते हैं, इससे आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या गणितीय त्रिकणा का सूचक है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय त्रिकणा का सूचक है। पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। बी ऑप्शन है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। और तीसरा ऑप्शन है परिकलन में निपुणता की क्षमता। चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 55, तो ये है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 56 ये आंकिक क्वेश्चन है, इसको आराम से आप बना लोगे। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, टमाटर है, टमाटर जैसे 1 किलो है तो उसका मूल्य 40 रुपया है। आलू 2 किलो है, उसका मूल्य 25 रुपया है। गाजर 250 ग्राम है, उसका मूल्य 20 रुपया है। लौकी 1 किलो है, 10 रुपया। मिर्चें 100 ग्राम है, 10 रुपया। और नींबू 4 नग हैं, 10 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन सबको आपको रेट कितना कितना आपने सामान लिया, ठीक है, और किस रेट का है वो तो आपको पता है, सबको जोड़ना है। ठीक, कह रहा है संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1 केजी आलू और 1/2 केजी गाजर
250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो इन सबको आप जोड़ के आराम से निकाल सकते हो इसका आंसर। लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 56 था ना, इसका आंसर निकल के आएगा करीब ये वाला 87.50। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मैं एक 2 अंक की संख्या हूँ। कह रहा है मैं एक 2 अंक की संख्या हूँ और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोनों का योग 3 और गुणज जो है वो 4 है। योग 3 और गुणज, अंकों का योग 3 और गुणज क्या है? 4 है। तो वह संख्या बतानी है आपको। तो क्या बताना है? संख्या आपको बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको जोड़ना है आराम से, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्नलिखित रूप से है। 2 घंटा है तो 2 घंटे तक अगर आप रोकते हो तो 2 घंटे का चार्ज 50 रुपया, 2 घंटे से ऊपर यानी 5 घंटे तक 75 रुपया, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे प्रति अतिरिक्त 10 रुपया चार्ज लगेगा आप पे। ठीक है, इसी प्रकार से ये दर दी गई हैं। तो टाइम दिया है इतने से इतने के बीच में कितना लगेगा आप पे चार्ज। तो इसका हम आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका आएगा करीब 150 रुपये निकल के, 150 रुपये निकल के आ जाएगा। आप निकाल लेना आराम से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन आरोही क्रम। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ना। आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी? यानी जब आप इन सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखोगे तो तीसरे नंबर पे जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये आएगी 7.07, थर्ड वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए जो मैथ है, मैथ का आपका लास्ट है। ठीक, इसके बाद अगला सब्जेक्ट आएगा, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, चौथाई, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दोगुना और 10,000 में अंक स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या क्या है? तो आपको संख्या बतानी है, संख्या क्या है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। संख्या है, चौथी वाली ऑप्शन आएगा इसमें निकल के 60, 482। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका पर्यावरण। क्या आया है? पर्यावरण। तो पर्यावरण को समझिए, इसके भी 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति 29 नवंबर इतने इतने को इतने, ये आप आराम से निकाल लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। इसका करीब आएगा आपका आंसर निकल के 53 किलोमीटर प्रति हर्ष। ये कई बार पेपर में पूछा गया है और डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन पेपर में छाप दिया है। यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर है? तो वेट लिफ्टर कौन है? इसका आंसर तो बिल्कुल सरल है और आपको याद भी होगा, वेट लिफ्टर है कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल पूछा गया है। नीचे दिया गया कौन सा समूह एक जड़ों वाला है? तो सबसे पहले आपको जड़ों वाला है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, और आपको अगर तने वाले पता है तो भी आप इसका आंसर डायरेक्ट से निकाल सकते हो। देखो अदरक आपका तना है तो ये तो होगा नहीं, और अदरक देखो इसमें भी है, ये भी आपका तना है। अब देखो हल्दी, तो हल्दी भी आपका क्या है? तना है, ये भी नहीं होगा। तो देखो गाजर, चुकंदर, मूली, ये सीधे हम चले जाएंगे चौथे वाले ऑप्शन की ओर, ये बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे देखो 64वां क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी जो ओक है इसको डायरेक्टली आपको याद करना है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है नेफंथीज। क्या है? नेफंथीज। नेफंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है यह आकार घड़े जैसा होता है और एक मुंह पत्ती से ढका होता है। तीसरा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। चौथा ऑप्शन है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं वे बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़, तो ये भी गलत है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका मुख का जो आकार है वो घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। ए और बी, तो ए और बी जो है केवल पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा से संबंधित है। हाँ, तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? देखो, ये तो आप रटा हुआ क्वेश्चन है, ये हो जाएगा गुजरात। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वो क्या है? वो क्या है? आपका मलेरिया है। वो बी ऑप्शन सही है, मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिशा वाला है, दिशा वाला। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम निकल के, और इस क्वेश्चन को 100% आप क्लियर कर लेना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पेपर में हर बार पूछा जाएगा। अच्छा, चेराव पे आप स्टार लगाओ। चेराव बहुत बार पूछा गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चेराव को डायरेक्टली आपको याद करना है। चेराव नाच कहाँ का है? ये मिजोरम का है। चेराव मिजोरम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु। देखो क्या कह रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब देखो, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएफ 2005 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन देखो, नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको आंसर भी कैसे देना है? नेगेटिव फॉर्म में ही देना है। चलिए समझिए। पहला है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। दूसरा देखिए, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। और अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? तीसरा और चौथा। तीसरा है इसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 तक, ठीक है, के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित है। देखो, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दे हैं, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसका तो आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा। ये रटने वाला क्वेश्चन है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 73 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में सही है? देखो, यहाँ पे सही की बात कर रहा है, ठीक है।
किसकी बात कर रहा है? वो सही वाले ऑप्शन की बात कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में, जी नहीं, 1 से 1 और 2 कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह अंकित करता है कि यह क्या अंकित करता है? यह अंकित करता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 समझना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? उप प्रकरण की बात कर रहा है। ठीक है, मुख्य थीम की बात नहीं कर रहा है, मुख्य थीम की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, उप प्रकरण, पहला है प्रकरण, दूसरा उप प्रकरण। तो देखो, परिवार एवं मित्र, भोजन, जानवर और चीजें, हम चीजें जो बनाते हैं, ये मुख्य थीम है। परिवार एवं भोजन, परिवार और मित्र, भोजन भी मुख्य थीम है, हम चीजें जो बनाते हैं मुख्य थीम है। ये जो है ना जानवर, ये उप प्रकरण है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों, गलत है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित बच्चों को सूचनाओं को बच्चों के देने के लिए प्रेरित करना, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 77। तो देखो, यहाँ पे बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल सही है, बच्चों के समुदाय के सदस्य बिल्कुल सही है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल सही है। ए और बी सी, ए बी सी, पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78 नंबर देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो देखो, वृत्तांत के माध्यम से बिल्कुल सही है, कहानियों के माध्यम से बिल्कुल सही है। तो ए भी तो बिल्कुल सही हो गए। और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी गलत है। तो ए और बी यानी दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 79 चलिए 79 क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना है। ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, और देखो दूसरा, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये तीनों ही सही है। ए बी सी वाला हमारा, ए बी सी तीनों वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 इसको समझो आप। क्वेश्चन नंबर 80 को समझिए आप। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्या है? बल दिया जाता है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ये गलत है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित जो करना है ये तो बिल्कुल सही है।
ठीक है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया बेहतर करता है, ये भी सही है। और समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के समय को पूरा करने में सहायता करता है, जी नहीं। बी और सी आप देख लो किसमें है, तो बी और सी है तीसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी 10 क्वेश्चन इसके और बचे हैं EVS के। देखो, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो सबसे प्रभावशाली जो संसाधन है वो आपको बताना है। परिवार के सदस्य, जी हाँ बिल्कुल सही है। परिवार के सदस्यों से आप प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हो। समुदाय के सदस्य बिल्कुल है, समाचार पत्र बिल्कुल है, कक्षा जी नहीं। तो हम किसके साथ जाएंगे? A, B, C के साथ जाएंगे। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो भैया पर्यावरण अध्ययन में किसका अनुसरण होगा ये आपको बताना है। तो सीधे सीधे ध्यान रखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसे? ज्ञात से अज्ञात की ओर पर्यावरण में क्या है? क्षेत्र भ्रमण आता है। तो क्षेत्र भ्रमण में क्या होगा? जब आप अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखोगे तो लंबे समय तक वो चीज़ें आपको याद होंगी। यानी देखने का मतलब है साक्षात आंखों से देख रहे हैं, तो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। त्रासमी। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो नहीं है, पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, थर्ड है वर्णन अभिलेख, चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये नहीं है। नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था तो हमारा आंसर भी नेगेटिव फॉर्म में ही था। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चे के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना तो काफ़ी हद तक सही है। कक्षा 5 के EVS पाठ्यपुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखना चर्चा। देखो, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, बच्चों के उत्तर पहला ही वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को समझो आप। कक्षा 5 है। कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि क्या मिल सकता है? देखो, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, जी नहीं। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, जी नहीं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा व उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, यानी अवलोकन बिल्कुल सही है। लेकिन ये सबसे जो सटीक अच्छा आंसर है वो थर्ड वाला है, ठीक है तो सही ये भी, लेकिन इन दोनों से बेहतर। और देखो चौथा वाला, देखो आप क्या कह रहा है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से प्रेरित करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका तीसरा वाला है, थर्ड ऑप्शन। 86। इसको समझो, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है, ठीक है। कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो 4 दिए गए हैं, ये 5 है, 5 में 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा भिन्न है। देखो, ये पानी में रहती है, घड़ियाल पानी में है, कछुआ पानी में, कौवा पानी में नहीं है। कौवा जो वाला बी वाला ऑप्शन है ये भिन्न है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप रट्टा मान लो, यहाँ से हर बार पेपर में बनेगा। स्टार लगाओ, डबल स्टार इस क्वेश्चन पे। हांगकांग, हांगकांग में क्या होता है? हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केरल में क्या होगा? केरल, गोवा, कश्मीर, ए का जाओगे आप 5 के साथ। तो देखो ए का 5 के साथ कितने ऑप्शन है? देखो यहाँ पे देखो, देखो तो ए का 5वां, देखो 5 ये तीनों में एक आपका कट गया, ठीक है। अब देखो हम और पकड़ते हैं बी का। देखो बी को देखते हैं क्या है। देखो बी कह रहा है आपका केरल। केरल का क्या है? किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, टेपियोका। तो बी के साथ जाओगे, बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, ये वाला बकाया। बी का फर्स्ट कहीं है? नहीं है।
तो पकड़ गया। देखो दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बकाया आप मिला लो दूसरे के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे समझो। झटका, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो वो है मैना। क्या हो जाएगा, मैना हो जाएगा। मैना झटके से आगे पीछे गर्दन अपनी करती है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है घर से रिलेटेड है, घरों से संबंधित है। राजस्थान है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला है ना, मनाली वाला, राजस्थान वाला तो सही है, लेकिन जो मनाली हिमाचल प्रदेश है इसमें घर जो है वो बांस के नहीं बनाए जाते हैं। तो ए और सी के साथ हम चले जाएंगे। ए और सी जिस ऑप्शन में होगा वही वाला सही है। ए और सी कहाँ है, थर्ड में है, तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है हाथी हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ए एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है या बहुत भाता है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। अब देखो ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें हम जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो आप, देखो इन्हें सबसे पहले आप ये सीक्वेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सीक्वेंस से, ठीक है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है क्योंकि इनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो है वो हथनी ही सभी फैसले लेती है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो सी डी ए कहाँ पे है, ये थर्ड में है। थर्ड के साथ हम चले जाएंगे। तो इससे देखिए हमने ईवीएस को भी क्लियर कर लिया। अब आगे आपको ले चलते हैं हिंदी की ओर। चलिए हिंदी की ओर चलते हैं। जिन बच्चों ने प्रथम भाषा है लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुनी है वो बच्चे इस वीडियो को देख लें, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। अब देखो यहाँ पे जो पहला है पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको फिर सॉल्व करेंगे 91 से 99 तक। देखो आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया कि हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषय पर ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विश्वास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। किसे, कला शिक्षा को नहीं मिला। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। आगे देखो, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं या करते हैं, जैसे गणित हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने का कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती बल्कि बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज
बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो देखो ये आपका पैराग्राफ था। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अनुच्छेद के अनुसार यानी पैराग्राफ के अनुसार हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पर? किस पर देने की ध्यान की जरूरत है? कला प्रवृत्ति पर। किसके अनुसार? गद्यांश इस पैराग्राफ के अनुसार। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल और इतिहास आदि विषय कैसे हैं? ये अभी मैंने बताया आपको, तर्क प्रधान है। कैसे हैं? तर्क प्रधान है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें आया था तर्क प्रधान। अगला देखो आप, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण है। समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो क्या है? समाज में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, नहीं, व्यक्ति सृजन की राह पे है। ये तीसरा वाला इसमें सही है, व्यक्ति सृजन की राह पर है। अब देखो 94 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में क्या हो रहा है? पतन का रास्ता अपना रही है। ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे 95 नंबर, इनमें से कौन सा समूह से भिन्न है? पहला है तार्किक, दूसरा है स्वाभाविक, तीसरा है साहित्यिक और चौथा है अभिव्यक्ति। चौथा क्या है? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति जो है वो भिन्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 आपसे क्या कह रहा है? आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, आज की तालीम भी, तो निपात क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा। दूसरा वाला, अब देखिए 57 नंबर, विकसित क्या है? विकसित में प्रत्यय है, विकसित क्या आ रहा है? इत निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है? इत। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद के अनुसार या अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? क्या आएगा? पैराग्राफ के अनुसार यह आएगा आपका दुखद है। 99, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया? तो ये दिया गया है विज्ञान को। किसको? विज्ञान को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पैराग्राफ आप पढ़ना है आपको। साकार द्रव्य गौरव विराट पुरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी हिमकरीट, मेरे भारत के द्रव्य भाल, मेरे नगपत मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त युग युग गर्भत्र नित्र महान। आगे समझिए, निस्सीम व्योम तान रहे, युग से किस महिमा का बितान, कैसी अखंड यह चर संबंधी, इति भर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपत मेरे विशाल। चलिए अब देखो यहाँ पे समझो, हिमकिरीट का आशय क्या है? हिमकिरीट का आशय है हिम माने बर्फ, यानी बर्फ का मुकुट। दूसरा, अब देखो अगला क्वेश्चन, 100 नंबर तो हो गया आपका। नगपत और का विग्रह क्या होगा? नगपत यानी नग का पति क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। बिल्कुल सही है। नग यानी नग का मतलब रत्नों का पति क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नहीं, एक मिनट, ये वाला नहीं होगा, ऐसे समझो, ऑप्शन देखो, तत्पुरुष नहीं होगा, होगा तो तत्पुरुष, लेकिन ये विग्रह गलत है। नगो मतलब पर्वत का पति, ये वाला होगा नगो यानी पर्वतों का पति। नगो का अर्थ क्या है? पर्वतों है। ठीक है, तो पर्वतों का पति तत्पुरुष। थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, किस पंक्ति में कहा गया है हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है?
हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसे जीता ना जा सके तो क्या हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके वो अजय हो जाएगा। निस्सीम में कौन सी संधि है, निस्सीम, तो निस्सीम में कौन सी हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। निस्सीम में क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। हिमालय को इतवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि हिमालय को इतवर कह के संबोधित किया गया क्योंकि समाधि में लीन है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो ये आ गई आपकी पेडागोजी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, ये आपका CDP में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी पेपर में। तो देखो यहाँ पे उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो आपका है सूत्रलेख। सबसे कम की बात कर रहा है सूत्रलेख। अगला देखो, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है, तो ये जो विचार है वो पूर्णतः सत्य है। ये विचार क्या है, पूर्णतः सत्य है। चलिए 109 नंबर देखो, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी है। किसके आधार पर दी है, तो ये पोर्टफोलियो के आधार पर दी है। किसके आधार पर, पोर्टफोलियो। 110 पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में क्या है, चित्र बनाना। पहली कक्षा में क्या है, चित्र बनाना। 111 है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है अक्षरों की पहचान। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो भाषा अर्जन सीधे सीधे चौमस्की की बात करता है। किसकी बात कर रहा है ये, चौमस्की की ही ये लाइन है, भाषा अर्जन करने की क्षमता है। 113 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहा है तो वो है बाल साहित्य। क्या हो जाएगा, बाल साहित्य। पेपर अच्छा है, हिंदी बिल्कुल अच्छी सिंपल पूछी गई है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह क्या है, ये स्वाभाविक है। यह क्या है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, देखो बहुभाषिकता की बात कर रहा है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, पहचान के साथ साथ क्या है, पहचान के साथ साथ सभ्यता कौमा संस्कृति भी है। तो 16वां देखिए 116 नंबर, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि भाषाओं को भाषा क्षमता विकसित करने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, पाँचवीं कक्षा की सुहानी, पाँचवीं कक्षा की सुहानी, पाँचों कौमा किन्ने कौमा आँखें कौमा दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप। देखो, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, गलत है। देखो अनुनासिक शब्द में है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तीसरा देखो, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, तो लापरवाह तो है नहीं। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो वो होगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। 119 नंबर,
कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को क्या करते हैं, लिखने और बोलने, पढ़ने और बोलने, रटने की तो बात ही नहीं करनी है, समझने और बोलने, तो समझने और बोलने, ठीक है, समझने और बोलने, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 120 नंबर। देखो तो हिंदी का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको बता दें, आप चैनल को फॉलो करिए, CTET की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे 10 ईयर के यानी 10 साल तक के आपको क्वेश्चन पेपर सारे के सारे हमने सॉल्व कराए हैं। उन एग्ज़ाम में बैठने से पहले सारे के सारे पेपरों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में बैठिए, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या करना है इसमें, तो देखो उसकी अवधारणाओं और शब्दावली को पहचानना है, या उसकी अवधारणाओं या शब्दावली को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।